नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है। एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान ने राज कायम कर लिया है। तालिबान ने राजधानी काबुल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। पुरानी सरकार के बड़े नेता और अधिकारी, राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। वो तो छोड़ चुके हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी, कहा जा रहा है, वो ताजिकिस्तान में है। काबुल एयरपोर्ट से निकलने के लिए लोग परेशान हैं। वहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है अब अमेरिकी फौज ने अपने हाथों में ले लिया है। इसके अलावा भारत भी अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल रहा है। काबुल से एयर इंडिया का एक विमान आज नई दिल्ली के लिए उड़ान भर सकता है। कल देर शाम एक विमान काबुल से भारत पहुंचा। यात्रियों से वो लदा हुआ था और अभी वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुल्ला बरादर को अब अफगानिस्तान की कमान दे दी गई है। एक और बड़ी खबर बता दें, एयर इंडिया का एक और विमान काबुल से भारत के लिए उड़ान भरेगा। काबुल एयरपोर्ट से किसी भी वक्त एयर इंडिया का यह विमान उड़ान भर सकता है। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ अफगान नागरिक भी हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, कल देर रात एयर इंडिया का एक विमान काबुल से भारत पहुंचा है। इसमें 129 लोग सवार थे। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। संजीव, अभी कितने भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं? एक विमान कल रात पहुंचा था, एक और विमान उड़ान भरने को तैयार है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, पहले तो संदीप, क्या वे फंसे हुए हैं ये कहना अभी फिलहाल बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि भारत ने वहां अपना दूतावास बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। हमारा दूतावास वहां काम कर रहा है। एक हवाई जहाज वहां से आना है, जिसके बारे में जानकारी ये थी कि वो फर्स्ट हाफ में चलेगी, लेकिन आप जानते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एयरपोर्ट पे लैंड करना और उड़ान भरना ये दोनों बहुत मुश्किल है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल अब अमेरिका के हाथ में है। तो कब हम उड़ान वहां से भरते हैं ये थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन एक हवाई जहाज भारत से भी काबुल जाएगा आज, ये भी खबर आ रही है। यही तो हो गई बात वहाँ पर आने जाने की। अब कितने लोग वहाँ पर हैं तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हमारे ऑफिसर्स और कर्मचारी अभी भी दूतावास में हैं। और उसके अलावा जो भारतीय हैं करीब करीब वो तो चले आए हैं, फिर भी बहुत से लोग वहाँ पर हैं। भारतीय मूल के बहुत से लोग हैं वहाँ पर, जो अफगानी हैं, जो भारतीय मूल के हैं, और उसमें हिंदूज और सिख्स बहुत से हैं। उनमें से भी बहुत से लोग आना चाहते हैं। तो ये संख्या 1000 में भी हो सकती है। और ऐसे में जबकि सब लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ये बहुत आसान नहीं होगा कि तुरंत उन्हें ले आना। लेकिन राहत की बात यही है कि 60 देशों ने अपील किया है तालिबान से, और वो अपील ये किया है कि जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं उन्हें निकलने दिया जाए, उन्हें दिक्कत नहीं किया जाए। और जो कल से लेकर के अब तक का आचरण रहा है तालिबान का, इस बार थोड़ा बदला हुआ है। वो बागराम एयरपोर्ट को तो उन्होंने काबुल में ध्वस्त कर दिया और कब्जे में ले लिया, लेकिन जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस तरफ वो नहीं आए हैं, और नहीं वो परेशान कर रहे हैं एम्बेसी एरिया में घुसकर किसी को भी। यानी कि इस बार वो पीसफुल तरीके से हैं, और ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था। इसके अंदर देखिए, आपने बहुत अहम बात कही है संजीव, कि भारतीय फंसे हुए हैं। ये कहना कितना जायज़ होगा, कितना सही होगा। और अफरा तफरी का माहौल है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, अपने घर में दुबके हुए हैं। जो भारतीय वहाँ पर हैं वो वापस भारत आना चाहेंगे, चाहे हमने अपना दूतावास अभी वहाँ पर बंद ना किया हो। लेकिन एक खौफ है, एक दहशत तो है। हालांकि कोई खुरेजी या हिंसा नहीं हुई जब काबुल पर कब्जा किया गया। जब ये तख्ता पलट हुआ 1996 में, जब तख्ता पलट हुआ था, तब भी तालिबान को सिर्फ यूएई, सऊदी अरब, इन्होंने ही और पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। तो इस बार जो आप 60 देशों की अपील की बात कर रहे हैं,
क्या वहां पर व्यवस्था कायम की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन इन चीजों को सेटल डाउन करने में ट्रांजिशन गवर्नमेंट होगी, ये अंतरिम सरकार होगी, या मुकम्मल कब्जे के तौर पर मुल्ला बरादर अपनी सत्ता को पेश करना चाहेंगे, ये अपने आप में अभी सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे आने शुरू होंगे। जी हाँ, देखिए अब अगला सरकार कैसा होता है और फिर वहाँ पर कितने लोग हैं जो कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से मददगार के रूप में तालिबान के द्वारा लिए जाएंगे, ये सब तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं है तालिबान। तालिबान पूरी शक्तियाँ वो चाहती है, पूरा पावर चाहती है। और जैसा कि खबर भी आ चुका है, मुल्ला बरादर घोषित किए जा चुके हैं अगले राष्ट्रपति। ये आप याद करें संदीप, तो ये वही व्यक्ति है जो कि पीस नेगोशिएशंस जब कतर में हो रही थी दोहा में, तो तालिबान के पक्ष का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, सबसे प्रमुख प्रतिनिधि था, जो कि पाकिस्तान भी आया करता था। और इसने बेस कराची में बनाया था। कुछ साल पहले कराची में अमेरिका के दबाव पर इसे गिरफ्तार किया गया था और फिर अमेरिका के दबाव पर इसे छोड़ भी दिया गया था। और इसे एक चेहरे के तौर पर अमेरिका ने तैयार किया, क्योंकि ये तालिबान का सबसे प्रमुख चेहरा था। ये मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर दोनों ने मिलकर, आपस में संबंधी भी हैं, इन्होंने तालिबान का गठन किया था। मुल्ला उमर तो मारे गए, लेकिन मुल्ला बरादर आज की तारीख में उनका पॉलिटिकल हेड है। कहा यह जाता है कि ये नेगोशिएटर के तौर पर सामने आता है और इस कारण से ही इसे अब प्रेसिडेंट के रूप में सामने लाया गया है तालिबान के द्वारा, ताकि वो उसकी जो छवि है एक नेगोशिएटर के रूप में, पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनको मिले इस तरह से बरादर के रूप में, ये वो चाहते हैं। इस तरफ अब्दुल्ला जो कि रिकंसिलिएशन काउंसिल के अध्यक्ष थे और जो पूर्व प्रेसिडेंट हामिद करजाई है, ये दोनों मिलकर के चाहते हैं कि जो ट्रांसफर स्मूथ ट्रांजिशन हो उसको वो फैसिलिटेट करें, ताकि जो अफगानी हैं उनका ज्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन आखिर में आप भी जानते हैं संदीप कि असली कहानी ये है कि पख्तून जो हैं, वो जो सबसे बड़ी आबादी, पठान जिन्हें कहते हैं, वो अफगानिस्तान के सबसे मजबूत आबादी हैं। ताजिक, हजारा और उज़्बेक, इन सबों की आबादी भले ही 60% हो, लेकिन ये कम है। और इन सबको हराते हुए तालिबान पहुंच चुका है वहां, पख्तून वहां पहुंच चुके हैं और शासन अब पठानों का होगा, ये तय कर दिया गया है। इस बार पठान ये नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल से चलें। इस बार वो ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल गुंडा समझा जाए, पर वो चाहते हैं कि इस्लामिक कैलिफेट अपने तरीके से वो चलाएं। महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए मुश्किलें तो होंगी, लेकिन भारत के लिए, भारत जैसे देशों के लिए कितनी मुश्किल होगी, इसे रीथिंक करने की इस बार जरूरत है। बिल्कुल, भारत की वहां मौजूदगी है, अमेरिका तो वहां से भागा है। $1 ट्रिलियन अमेरिका ने निवेश किए थे, यानी कि 70 लाख करोड़ रुपए। और ये यकायक जो तख्ता पलट हुआ है, इसके मायने क्या हैं, ये समझने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हैं, वाइस चीफ रह चुके हैं आर्मी के, एक और आर्मी मैन मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड। और यहां पर मैं चीन और रूस का एंगल भी लेकर आना चाहूंगा, और रूस के एक्सपर्ट हैं बिशंबर दयाल साहब। रोबिंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं। एक और खास मेहमान जमीर अली देतो साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान एंगल भी इसमें आएगा, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। पर मुझे एक चीज समझाइए जनरल गुरमीत, 20 साल अमेरिका ने वहां पर अपने ना सिर्फ फौजी रखे, अब उनको हटाया वो अलग बात है, बल्कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने 3 से 3.5 लाख, उनका दावा है, अफगान नेशनल आर्मी, अफगान पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को बाकायदा ट्रेन किया। लेकिन ये हफ्ते 10 दिन के भीतर 60,000 तालिबान लड़ाके, एक वेल ट्रेन, तथाकथित वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस, 3-3.5 लाख जिसकी तादाद है, तख्ता पलट कर देती है। ये थोड़ा समझाइए, ये क्या हुआ है? संदीप जी, ये जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये पूरी मैं कहूंगा पूरा विश्व पूछ रहा है, अमेरिका से, नेटो से और अपने एक विश्व के पूरे ध्यान से, कि जो 20 साल उन्होंने 3 ट्रिलियन $US स्पेंड किया अफगानिस्तान के अंदर, जो 90 बिलियन जो उन्होंने अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर स्पेंड किया, ये सबसे बड़ा फेलियर है अमेरिका का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये फेलियर है विश्व का, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और
जो चुनी हुई लोगों ने है उसको एकदम अकेला छोड़ दिया। ये जो अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस 3.5 लाख की जो 20 साल तक जो 90 बिलियन इनके ऊपर में स्पेंड किया गया, वो एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह गई, कोलैप्स कर गई, सरेंडर कर दिया, अनअपोज सरेंडर कर दिया। ये देखिए, ये उनकी जो लड़ाई है ना अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, अफगानिस्तान के लोगों की, अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस की, ये सिर्फ तालिबान से नहीं थी जो 60,000 आप बोल रहे हैं। ये लड़ाई थी तालिबान और 10,000 फॉरेन टेररिस्ट और 20,000 टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने वहां पे पिछले एक महीने में भेजे थे। ये लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ, ये लड़ाई थी चीन के साथ भी। ये जो एक्सिस थी चीन, पाकिस्तान, दुनिया की पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर। और देखिए, ये जो इसका पूरा ब्लेम है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो जाएगा पाकिस्तान को, लेकिन फेलियर हुआ है अमेरिका का। 20 साल तक ये नहीं समझ सके कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉब्लम की कहां है। उनको 20 साल में अगर कोई सफलता मिली है तो सिर्फ एक, वो भी अबोटाबाद पाकिस्तान के अंदर में, जब उसामा बिन लादेन को हराया था। उनकी नजर ही गलत जगह थी, उनका पूरा फोकस ही गलत है। देखिए संदीप जी, अभी हाल ही कुछ दिन हुए हैं, उन्होंने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कह रहे थे 30 दिन, 90 दिन, इस प्रकार बात कर रहे थे। इसका मतलब उनका इंटेलिजेंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत, वो बिल्कुल फेल हो गए इस बात से। लेकिन मेरा मैं कहूंगा कि जो आत्मा से ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो संकट की घड़ी है, जो क्योस, क्राइसिस, ट्रेजेडी अफगानिस्तान लोगों के साथ में हुआ है, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में हुआ है, वो बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं पूछना चाहता हूं अपने आप से कि यूनाइटेड नेशन कहां था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहां था, वो अमेरिका जो 20 साल तक उनके साथ में बैठा है वो कहां था, जो नेटो थे कहां थे, क्यों उन्होंने एकदम उनको अकेला छोड़ दिया। तो जो आप बात कह रहे हैं एक लाइन में जनरल गुरमीत, अगर मैं कहूं कि देखिए खबर क्या हम दे रहे हैं कि तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया एक लोकतांत्रिक सरकार का, अशरफ गनी की सरकार का। पर दरअसल अगर मैं ये कहूं, और जमीर साहब इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, दरअसल हो क्या रहा है अफगानिस्तान में, वो ये कि तालिबान तो मुखौटा है, दरअसल ये तख्ता पलट किया है, ये कब्जा किया है अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने। और आपने 13 आतंकवादी संगठनों का जो जिक्र किया उसमें पाकिस्तान, चीन का नाम ले दिया, मैं उसमें रूस की भी टैसिट सपोर्ट का जिक्र करूं तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये कब्जा किया है अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने, और इसमें कहीं ना कहीं समर्थन परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस का भी मिला है। बिल्कुल संदीप जी, देखिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट साहब चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता रहे थे कि देखिए ये इंपोज वॉर है, ये पाकिस्तान का एक्ट ऑफ एग्रेशन है, ये प्रॉक्सी वॉर है। और जो आपने सीधा सीधा फोकस क्वेश्चन किया है, जो आपकी आदत है, देखिए ये रशिया भी इस पे शामिल है। जिस प्रकार से आपको तो याद होगा जब रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब भारत में आए थे तो इसके बाद में वो पाकिस्तान गए, वो भी इस पर नजर रख रहे थे कि किस प्रकार बदलाव होगा और किस प्रकार पाकिस्तान को भी मिला जाए। आपको तो ये ट्रॉयका का नाम याद ही है, जो चाइना, पाकिस्तान और रशिया। लेकिन देखिए एक बात पक्की है कि इसमें जो सीधे सीधे जो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर में ब्लेम जाता है, पहले तो चाइना जो मसूद अजहर है उसको बचाता था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। लेकिन अभी तो जो लेवल है हाई हो गया है, अभी तालिबान के साथ में मिलकर किया है। देखिए ये जो टेरर की एक्सेस है, जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा ना केवल सेंट्रल एशिया, ना केवल साउथ एशिया, लेकिन पूरे विश्व के ऊपर में। देखिए उनका जो आधार है वो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिहाद है। जिस चीज के ऊपर में पाकिस्तान ने अपना आधार रखा है वो है टेरर, प्रॉक्सी, लाई, प्रोपेगेंडा। इनफैक्ट पाकिस्तान तो खुश हो रहा होगा कि देखिए हमको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। लेकिन एक बात पक्की है, जो आपने अपनी बातों बातों में एक बात कहा कि जो तालिबान है गवर्नमेंट के रूप में वो अलग होगा, और सबसे पहले झटका है वो पाकिस्तान को ही मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आत्मा है,
अफगानिस्तान की जो आत्मा है, जो अफगानिस्तान लोगों की आत्मा है, वो आने वाले 100 साल या उससे कहीं ज्यादा हजारों साल तक पाकिस्तान को माफ नहीं करेगी। ये जो संकट, ये जो क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर में अभी है, इसके पीछे में स्ट्रेट, सीधा, फोकस, डायरेक्ट ब्लेम है पाकिस्तान। जमीर साहब एक सेकंड, जमीर अली वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो कहा जा रहा है, और मैंने ये सीधा सवाल पूछा है कि क्या ये तालिबान मुखौटा है, पीछे पाकिस्तान है, या आप ये कहेंगे कि ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ये अमेरिका भी इस तरह की बातें करने लगा है कि नहीं, हमेशा पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया जाता है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, मौजूदा सूरत हाल को अगर आप तंगनजरी से देखेंगे तो नताज और होंगे। अगर आप इसका बिल्कुल खुले दिल से जायजा लें तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। तालिबान से जब दोहा में मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो आपने देखा था कि तालिबान गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए अमेरिका ने तालिबान से ना सिर्फ मुज़ाकरात किए थे बल्कि तालिबान के साथ उन्होंने मुआहदा किया था और उसके बाद अफगान हुकूमत को उसमें एतमाद में नहीं लिया था। अब इस सारी सूरत हाल में अशरफ गनी जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उसने ना सिर्फ तालिबान को इंगेज नहीं किया बल्कि वो इस सारी चीज से आंखें चुराते रहे। जिस हिसाब से आपने देखा है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है कि उसने ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए थे अफगान आर्मी की तरबियत में, उसके साथ साथ इंडिया और दीगर ममालिक ने उनकी तरबियत की थी, वो तमाम के तमाम जो अफगान आर्मी थी वो भाग खड़ी हुई और बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। वो भाग खड़े हुए, जमीर साहब बीच में थोड़ा मैं टोक रहा हूं, वो भाग खड़े हुए, उनको महफूज जगह, सुरक्षित ठिकाने पाकिस्तान में प्रोवाइड किए गए, क्या ये हकीकत नहीं है? मेरी आप पूरी बात सुन ले तो मैं आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, हाँ। पाकिस्तान की जानिब से इसमें इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से सहूलतकारी का किरदार अदा किया गया ताकि इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान के जो तालिबान थे उनके साथ मुज़ाकरात करें। और ये सारे के सारे मुज़ाकरात आप भी जानते हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश पे हुए थे क्योंकि अमेरिका ने वहां से निकलना था। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकला है ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अमेरिका को चाहिए था कि वो वहां पे पॉलिटिकली जो पीस प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने के बाद निकलता, लेकिन हुआ ये कि अचानक पता चला कि अमेरिका वहां से चला गया है। वहां से उन्होंने एयरपोर्ट से जो ना अपना सामान भी नहीं निकाला था, एयरपोर्ट की बत्तियां बंद कर दी, उसके बाद पता चला कि अमेरिका यहां से चला गया है। इसी तरीके से इंटरनेशनल फोर्सेस जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकली हैं, जिसके नतीजे में अब वहां पे एक गैर अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई है। अब इसके हवाले से तालिबान की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की जाती है ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूं कि देखें, अफगानिस्तान में जिस तरह से काबुल में तालिबान दाखिल हुए हैं उसके बाद उन्होंने वहां पे आम माफी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान को ना छोड़े तालिबान के डर से, और उसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इश्योर किया है कि वो वहां से अगर अपनी मर्जी से निकलना चाहते तो निकल जाएं, अगर वहां कोई रहना चाहता है तो उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब मुल्ला बरादर यानी कि बदला तालिबान, इस बार बदले तालिबान ने तख्ता पलट किया है, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। 1996 में जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तब पाकिस्तान, आपके मुल्क, यूएई और सऊदी अरब ने ही मान्यता दी थी उस सरकार को। इस सरकार को भी मान्यता देगी पाकिस्तानी हुकूमत? देखिए इसके हवाले से मैं आपको बिल्कुल पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बताता हूं कि पाकिस्तान के जो तर्जुमान है जाहिद हफीज चौधरी साहब, उनका जो कल का स्टेटमेंट था उसमें बिल्कुल क्लियर था कि आलमी फोर्सेस तालिबान को एंगेज करें, तालिबान से बातचीत करें। इसका मतलब ये है कि जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है एक साथी के तौर पर, क्योंकि मैं बड़ी साफ बात कहता हूँ, तंगनजरी मेरे पास है नहीं, तो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करेगा बल्कि वो आलमी फोर्सेस से भी ये कहेगा कि वो तालिबान को तस्लीम भी करें और तालिबान को एंगेज करें इस बात के लिए कि वो तमाम जो मामलात हैं उसका पॉलिटिकल हल निकालें। देखें, अशरफ गनी जिसने बड़ी गलतियां की थी उसने आखिरी वक्त तक तालिबान को एंगेज नहीं किया, वो उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, आखिर में उनको भाग के जान बचाना पड़ी। अब अशरफ गनी खुद तो भाग गए, लेकिन अब पीछे क्या छोड़कर गए? पीछे बिल्कुल तो मतलब जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं बिल्कुल साफ
शब्दों में आपने कहा है ज़मीर साहब कि इस तालिबानी हुकूमत को पाकिस्तानी सरकार मान्यता देगी। देखिए, मुझे बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तालिबान सरकार को ना सिर्फ पाकिस्तान सरकार मान्यता देगी, बल्कि पाकिस्तान सरकार इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी ताकि यूएन इस तमाम मामले को हल करने की कोशिश करे और इसका कोई सियासी हल निकाले। अब आज यूएन ने इजलास भी बुलाया है, पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसला किया जाएगा उसमें ना सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करने की बात की जाएगी, बल्कि पाकिस्तान ये ऑफर करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम भी करे, उसके साथ साथ इसका कोई उस सियासी हल निकाले। बाबत देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वहां पर एक बैठक भी होने वाली है, अध्यक्षता भारत ही करेगा। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आया है। मुल्ला बरादर ने कहा है कि उन्हें ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी और साथ ही यह भी कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा की होगी और असल परीक्षा में वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। यह दावा किया जा रहा है। सुनिए, वो एक पुरानी कहावत है ना कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। तालिबान भी बदला बदला नजर आने की कोशिश कर रहा है क्या? इसमें पर कोई शक व शुबा ना रखिए मन में। ये तख्ता पलट है, ये कब्जा है। और यहां पर मुझे जनरल दयाल जो सबसे अहम लाइन लगी मुल्ला बरादर के इस बयान में, वो ये कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से हम कब्जा कर पाएंगे। तो इस उम्मीद में क्या अमेरिका का पीछे हट जाना और पाकिस्तान, चीन और रूस का मिल जाना, क्या इसने सबसे अहम भूमिका निभाई है? देखिए संदीप, इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो जो कैरेक्टर है कंप्लीट अफगानिस्तान का, कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अगर आप पूरे वॉरलॉर्ड्स का पूरी हिस्टोरिक अगर इनका कैरेक्टर जज करें तो इनका कैरेक्टर यही है कि ये ओवरनाइट एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। ये मिलिशियाज हैं, ये पुराने जैसे 16-17 सेंचुरीज में लोग होते थे, वॉरलॉर्ड्स होते थे। और एक दूसरी बात यह है कि जब से अमेरिका आया है, जो एक्चुअल वॉरलॉर्ड्स थे, ताजिक वॉरलॉर्ड्स, उज्बेकीज, वो कमजोर हो चुके थे। उनका वो बल कल नहीं था जो 92 से 96 में जो सिविल वॉर हुई ऑलमोस्ट, और 96 में जब तालिबान आया तो जो वॉरलॉर्ड्स थे उनमें बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत स्ट्रांग थे। और अगर आप देखें तो नॉर्दर्न अलायंस ने 1996 से लेके 2001 तक अहमद शाह मसूद जो है वो लड़ते रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो रशिया का जो यूएसएसआर का इंपैक्ट था, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान का जो इंपैक्ट था वो लाइव था 96 तक, वो कहीं ना कहीं वीन हो गया। बिकॉज अगर आप एक छोटी सी देखें जो आर्मेनिया अजरबैजान वॉर है, उसमें भी अगर आप देखें तो रशिया का वो इंपैक्ट नहीं था जो होना चाहिए था, रशिया का वो कंट्रोल नहीं था जो होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उज्बेक ताजिक पॉलिसीज में भी रशिया की वीकनिंग और इनकी वीकनिंग अफगानिस्तान में एक क्लियर कट सिंबल है। और दैट इज वाई एक ओवरनाइट, और मुझे मैं बहुत दिन से कह रहा था, मुझे कोई शक नहीं है कि ये ऐसे ही होना था। अगर जो प्रेसिडेंट थे ही न्यू, वो तभी भाग गए क्योंकि इनका कैरेक्टर है, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर है। दूसरी चीज, इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान ने उनको शेल्टर दिया, इनके सबके बेसिस अगर देखो तो कराची, पाकिस्तान में भरे पड़े इनके बेसिस, वहीं से ये सारा का सारा इनकी प्लानिंग वहीं से सारी, और वहीं पे इन्होंने रेजिस्टेंस की है। अमेरिका वाज टायर्ड एक्चुअली। अमेरिका की अगर आप देखें 20 साल से, अमेरिका को एक्चुअली निकल जाना चाहिए था। जब उस्मामा बिन लैडेन को एलिमिनेट किया, अमेरिका को छोड़ देना चाहिए था, जब तक ये लोग आपस में नहीं फैसला करेंगे। और एक अच्छी बात सिर्फ ये है इसकी कि पिछले 10 साल में अगर आप देखें, अमेरिका जो अफगानिस्तान की लिटरेसी रेट है, अफगानिस्तान का जो यूथ है, अफगानिस्तान को विमेन है, इनमें थोड़ी उमंग आई है। जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, तालिबान रूल करेगा। ये तालिबान का एक मुखौटा है जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल तालिबान का मुखौटा है। पर क्योंकि आप रशिया एक्सपर्ट भी हैं जनरल दयाल, देखिए रूसी मानसिकता को आप यहां पर सबसे बेहतर समझते हैं। वो टीस थी क्या? अफगानिस्तान पर कब्जा तो रूस का था ना एक जमाने में, कि हम वहां पर
मुकम्मल अपना कब्जा बनाए रखने में नाकाम रहे और ये अमेरिकी आ गए, 20 साल यहां पर कब्जा किया। वो 30 भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो पैन आउट किया है, ये जो तमाशा, ये कब्जा जो हुआ है, उसमें रूस का भी दिमाग है या ये पाकिस्तान और चाइना का ज्यादा बड़ा खेल है? देखिए साहब, रशिया जो है वो कोई भी अमेरिकन स्ट्रेंथ अपने चारों तरफ नहीं चाहता। रशिया की एक बेसिक इशू अमेरिका है और रशिया नहीं चाहता, और खासकर जब से रशिया और यूक्रेन का वो है, जब से जो क्रीमिया में है सिचुएशन, रशिया नहीं चाहता कि कहीं भी अमेरिकन कंप्लीट इन्फ्लुएंस अमेरिकन हो। रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान पे अमेरिका का कंट्रोल हो, पहली बात तो है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि अब अफगानिस्तान में पीस रहे, अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पीस रहे। वो तालिबान जो है वो एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेगा कंप्लीटली। ये जो इनकी पूरी जो चाल है वो अनफोल्ड होगी, उसमें रशिया भी एंगेज रहेगा। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई भारत को, मैं समझता हूं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है जितनी लोग हैं, एक्सेप्ट दैट कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारी पॉपुलेशन से कनेक्टिविटी है, हमारे यहाँ रिफ्यूजीज को पहले भी हमने अफगानिस्तान को आखिर करजाई नहीं, हमने सीए कानून पास किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें अफगानिस्तान से आने वाले जितने शरणार्थी हैं, 6 कैटेगरीज हैं, उनके लिए हमने अपने दरवाजे खोले हैं। देखिए, वो आपने खोले हैं वो, पर ये इंडिया के हक फेवर में नहीं है ना कि हमारी पॉपुलेशन जहां है वहां से माइग्रेट होके इंडिया में आ जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो अच्छे लक्षण सही बात है। रुबिंद्र सचदेव, आप कैसे देखते हैं? हमने पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, एक सेकंड जनरल दयाल, रुबिंद्र सचदेव, हमने पाकिस्तान, चाइना, रूस, अमेरिका की बात की। ये जो तख्ता पलट हुआ है, जो ये कब्जा हुआ है तालिबान का अफगानिस्तान में, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं? अभी हम अपना दूतावास तो चला रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भारत जिसकी मौजूदगी है, स्ट्रेटेजिक हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, इस तख्ता पलट के भारत के लिए क्या मायने? देखिए, बॉटम लाइन तो ये इस तख्ता पलट के मायने तो है कि भारत इस पूरे रीजन से एक्सक्लूड हो गया है। एक वो सिचुएशन, अफगानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान का प्रॉक्सी, उसके अलावा आप देखिए ईरान भी चाइना की तरफ टिल्ट कर गया है। ईरान ने चाइना के साथ ऑयल डील $25 बिलियन ये या $400 बिलियन की करी है, राइट। तो ईरान से हम जो अपना एक्सेस सोच रहे थे टुवर्ड सेंट्रल एशिया ट्रेड के लिए भी, वो हमारा खत्म हो गया है। हमारी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस एरिया में जैसे भी हम कम हो गया है, बॉटम लाइन है। परंतु इसमें हम कुछ कर भी सकते हैं मेरे विचार से, और मेरे विचार से भारत अर्जेंटली ईरान अमेरिका रिलेशंस को इंप्रूव कराने में रोल प्ले करे। देखिए, अगर अमेरिका की सैंक्शंस ईरान से हटती हैं, और अमेरिका इस मामले में सॉफ्ट हो भी सकता है क्योंकि जो बाइडेन न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान चाहते हैं, कहते हैं, राइट। तो ईरान पे अगर सैंक्शंस कम होंगी तो भारत और ईरान रिश्ते इंप्रूव कर सकेंगे। हम अमेरिकन सैंक्शंस के चक्कर में ईरान से हम तेल नहीं खरीद पा रहे, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वहां रुक गए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स चीन को दिए जा रहे हैं। तो आप चाबहार उसका चाइना सबसे बड़ा उदाहरण है। यस, बिल्कुल सर। और आप देखिए, अब चाइना से लेकर के, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अब ये सारे के सारे एरिया से अगर हम वंचित हो जाते हैं तो इन अ बिग पिक्चर तो ये जियोपॉलिटिकली हमें मतलब काफी हमारे लिए नेगेटिव सिचुएशन है। वन, एट द सेम टाइम आई एग्री विद माय पैनलिस्ट कोलीग्स, जो कई बातें निकल के आ रही हैं कि ये तालिबान वो पुराना तालिबान नहीं है, राइट। ये तालिबान अपनी इंडिपेंडेंस भी दिखाना चाहेगा, और वहां इंडिया को कुछ साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा, साइऑप्स वगैरह होते हैं ना जैसे, वो हमें करना चाहिए कि अफगानिस्तान ठीक है, तालिबान अब आ गए, आप क्या हमेशा पाकिस्तान के प्यादे बन के रहना चाहोगे? आपकी अपनी प्राइड कहां है, राइट। और भारत हम आपको पोस्ट अब इस सिचुएशन में रिकंस्ट्रक्शन में आपकी मदद करते हैं, हम ऑलरेडी कर रहे थे, हम करेंगे, हमारा इंटरेस्ट तो अफगान पीपल में, राइट। तो हमें इस तरह की अपने लिए एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज ये जो गेम चल रही है इसमें चाइना कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा, अपने मिनरल्स निकालेगा, और चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव टर्की तक ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। और उसका क्या होगा? अब चाइनीज जो प्रोजेक्ट्स उनकी सिक्योरिटी कौन देगा? पाकिस्तान,
पाकिस्तान बोलेगा मैं अपनी मिलिट्री लगाता हूं, और ये मैं मिलिट्री लगाता हूं, अब आप मुझे इतने $1 बिलियन पर ईयर दो फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर एसेट्स, जो वो अमेरिका से गेम खेलता था। तो पाकिस्तान आर्मी एज डिप्लॉय करी जाएगी इन प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए। और वो दरअसल वो प्रोजेक्ट जो आप जिस रोड का जिक्र कर रहे हैं वो भारतीय सरजमी से, जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर हो गया है, उस इलाके से निकलती है, क्योंकि सही मायने में जो हमारा नक्शा है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो छूते हैं, लेकिन अब वो इलाका क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसी इलाके में ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चल रही है। यस सर, और इसीलिए अगर आप देखें जो चाइना ने हमारे साथ गलवान में करा है, चाइना ने इसीलिए तो करा है, चाइना अपना जो कॉरिडोर और सारा जो ये इलाका है इसकी फायरवॉल करना चाहता है। ओके, चाइना ने देखा इंडिया अपनी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रही है, रुक जाइए, यू कैन नॉट रीच मी, तभी चाइना ये कर रहा है, अदरवाइज चाइना गलवान में पंगे क्यों ले रहा है हमसे, कोई तो रीजन होगा। चाइना का मेन रीजन ये है कि एक आयरन वॉल सी बना दे भारत के साथ, जिसके चलते भारत ऊपर ना जा सके, और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स, उसके सारे कब्जे यहाँ पाकिस्तान के थ्रू गौदार, उधर अब ईरान के थ्रू चाबार भी चाहे या किसी और पोर्ट पहुंच जाए, राइट, और इधर से फिर टर्की को। तो ये जब सारे नेटवर्क्स लेआउट होते जाएंगे, इनमें इकोनॉमी, ट्रेड, सिक्योरिटी के गेम्स चलेंगी, तो हम तो इस पूरे इलाके से बाहर हो गए सर। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू, जो हमें काउंटर करना है हमारी डिप्लोमेसी को। डेफिनेटली काफी कुछ करा जा रहा होगा, काफी कुछ चीजें हैं भी, एंड स्पेशली आई से इस समय हमें ईरान और अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, मैं बाइडेन को मध्यस्थता करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि देखिए इसमें आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा, अदरवाइज हम भी यहाँ से लॉकआउट हो गए, और अमेरिका आप तो लॉकआउट हो ही हो, आप भी लॉकआउट हो गए यहाँ से। तो जनरल गुरमीत, नहीं, आपने बहुत सही बात कही है रुबिंद्र सचदेव। जनरल गुरमीत, क्या जो रुबिंद्र साहब कह रहे हैं कि बॉक्सन होने का खतरा भी, और जो हमारे पुराने एलाइज थे, मैं रूस का नाम लूंगा, ईरान को भी उसके साथ जोड़ूंगा, वो दूसरे खेमे में जाते दिख रहे हैं क्या? सामरिक लिहाज से, रक्षा सुरक्षा के लिहाज से क्या एक ये बॉक्सन होने का खतरा है, और यहां पर अब हमारी कूटनीतिक पहल क्या होती है, सामरिक पहल क्या होती है, उस पर हमें निगाह रखनी होगी? संदीप जी, देखिए आपका जो प्रश्न है बिल्कुल डायरेक्ट है, और अभी अगर आप स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को देखें तो एक रीसेट हो रहा है, स्पेशली कोविड-19 के बाद में जो एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में चेंज आई है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से भी ये कहा था कि एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में चेंज आ रही है, एक रीसेट हो रही है, और उन्होंने भारत की चुनौती बताते हुए टेररिज्म को नंबर 1 बताया था, आतंकवाद और विस्तारवाद। हाँ जी, तो देखिए अभी आपने जो प्रश्न किया है, इसमें एक बात पक्की है, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि जो पाकिस्तान ने चीन और तालिबान को एक टेरर की एक्सिस के पे लाकर खड़ा किया है, उसमें सचदेव जी एक पॉइंट कह रहे थे, फायदा जो नजर है ना, ये पॉइंट है, ये सिर्फ चाइना देखता है। चाइना देख रहा है कि इसमें उसका क्या फायदा है। चाइना देख रहा है कि माइनिंग, जो वहां पर कॉपर, बॉक्साइट, लिथियम वगैरह है, उसके ऊपर में उसकी नजर है। उसकी नजर है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहां पर जो तबाही हुई है उसको किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सप्लॉइट किया जाए। उसकी नजर है कि तालिबान से एक कमिटमेंट लिया जाए कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के इस्लामिक मूवमेंट है, ETIM, उनके जो लोग उनके साथ में लड़े थे, वो चाइना में सिंजियांग के इलाके में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो चाहता है कि उसकी जो बॉर्डर रोड BRI है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसपे एक सिक्योरिटी का एक शील्ड चाहता है। ये उसकी एक फायदा उठाने की बात। जो भारत है, हमने कभी फायदे की बात नहीं किया है। मैं तो इस वर्ड से भी सहमत नहीं हूं कि आपने एक शब्द यूज किया, इन्वेस्टमेंट। वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमारा जो अफगानिस्तान के साथ में जो कनेक्ट है, वो अफगानिस्तान राष्ट्र और लोगों के साथ में है। इसलिए उनकी एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, एक कॉन्ट्रीब्यूटिव चीज थी, जिसमें हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज में मदद करने की कोशिश। देखिए, मैं ये जो अफगानिस्तान के लोगों के बारे में है, मैं NDA में था 1973-77, 10 कैडेट इकट्ठे मेरे कोर्समेट थे। उसके बाद में एक ब्रिगेडियर साहब के साथ में जो अफगानिस्तान आर्मी के उनके साथ में 1 साल नेशनल डिफेंस कॉलेज किया है। और उनकी जो सोच है, देखिए उनकी सोच के अंदर में उनको सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान है वो कभी भी अफगानिस्तान का भला नहीं चाहेगा। ये उनकी सोच है, अफगानिस्तान की एक DNA की सोच।
अभी आपने बात किया है जो अभी बाकी रीअलाइनमेंट हो रही है, देखिए रशिया ने एक बात पक्का है कि अगर आप बारीकी से न्यूज देख रहे थे तो जो कार कंट्रीज हैं, जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और ये इलाका है, उसके अंदर में वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है पिछले 15 दिन से, क्योंकि सबसे जो बड़ा असर पड़ेगा वो इन जगह के ऊपर में पड़ेगा और वो रशिया की एक बैली है, उसको सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि ये जो टेररिज्म का कीड़ा है, ये जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहाद का कीड़ा है, ये उसके इलाके में भी जा सकता है। और ईरान की बात ये है, देखिए मुख्य तौर पर उस जो इजराइल और यूएस के साथ में उसकी टेंशन है, जो इजराइल और ईरान का जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर में अगर आप उस एंगल से देखें तो उनको भी बहुत इस चीज का क्वेश्चन है कि इसका उनके ऊपर में क्या असर पड़ेगा। देखिए अभी जो रीसेट हो रहा है, और देखिए आपने एक चीज देखी कि ये सब इतने प्रॉब्लम के बीच में यूएस ने सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर में काम किया है कि हमको यहां से निकलना है। उन्होंने कहा कि निकलना है और हर हालत में निकलना है, और उनकी जो प्राथमिकता थी वो सिर्फ ये थी कि किस प्रकार हम इवैक्यूएशन करें, किस प्रकार अपने लोगों को बाहर निकालें। उनकी और कोई प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि वो इस इलाके से डीलिंग करना चाहते हैं। क्यों डीलिंग करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी इंडो पैसिफिक रीजन में शिफ्ट हो चुकी है, साउथ चाइना सी में शिफ्ट हो चुकी है। ये उनकी सोच है। उनको ऐसा लगता है कि देखिए उन्होंने जो 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, उनके नजर से इन्वेस्टमेंट था, जो अफगानिस्तान के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया उसका कोई फायदा नहीं मिला। एक्चुअली तो वो जो उनकी एफर्ट थी बिल्कुल गलत थी। अगर वो अपना सक्सेस चाहते थे तो जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान के अंदर में घुस के बोटाबाद के अंदर में ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया था, उसी प्रकार जितने भी जो पाकिस्तान चला रहा था मदरसे, जो तालिबान की लीडरशिप वहां थी, अगर उसको टारगेट करते तो आज ये दिन नहीं आता। मैं कहूंगा कि जो अमेरिका था उसका टारगेट ही गलत था। भारत तो अमेरिका को बताता रहा इतने साल, कितने दशकों से। उनको तो तभी समझ आया जब 9/11 हुआ कि देखिए पहले तो हम बोलते थे अमेरिका को कि देखिए पाकिस्तान है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेररिज्म का, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का, लेकिन अमेरिका कभी सुनता ही नहीं था। वो तो सिर्फ जो पाकिस्तान के बनाए हुए जब खुद पर पड़ी तब आंखें खुली थी। 11 सितंबर जब हुआ 2001 में, तब उनकी आंखें खुली। तो पर जमीर साहब जिस ओर इशारा कर रहे हैं जनरल गुरमीत, अब तालिबानी कब्जे के बाद आतंकवाद का जो ये मसला है, और हम सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, आप कहते हैं कि नहीं आप भी भुक्तभोगी हैं, आतंकवाद फिर से मुंह उबारेगा, ये एक बड़ा खतरा अब सामने है क्या? बिल्कुल, मैं कहूंगा देखिए मैं जमीर साहब से पूछ रहा था जनरल साहब, एक सेकंड जमीर भाई। देखिए मैं नहीं समझता कि अब जो तालिबान है वो पुराने तरीके से चलेंगे। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अब इसको किस तरफ लेके चलते हैं। देखिए अगर वो तालिबान को तस्लीम करते हैं, तालिबानी की गवर्नमेंट को तस्लीम करते हैं और वहां पर पीस प्रोसेस के लिए एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेते हैं और वहां से जो अपने सफारतखाने हैं वो बंद नहीं करते और वो उस पर प्रेशराइज करते हैं कि वो जो आलमी कवानीन है उसको माने तालिबान, तो उसके लिए आलमी दुनिया को भी ये करना पड़ेगा कि उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी को तस्लीम नहीं करते तब तक आप उससे मुज़ाकरात किस तरह से कर सकते हैं। तो मुज़ाकरात की पहली शर्त तो यही है कि दुनिया को अब ये तस्लीम करना पड़ेगा तालिबान की गवर्नमेंट को। दूसरी बात यह कि जब वो उसको तस्लीम करेंगे तो उसके बाद वहां पर यूएन जो अपना सफारती मिशन भेज सकेगा और उसके साथ साथ जमीर साहब जो जनरल दयाल कह रहे थे ना, ये तालिबान कोई व्यवस्थित संगठन थोड़ा है, ये तो मिलिशिया है, ये वॉरलॉर्ड्स हैं, इसमें आतंकवादी ताकतें घुसी हुई हैं। वो कोई ये थोड़ा है कि तालिबान के एक आदमी से आपने बात कर ली, मुज़ाकरात कर ली, तस्लीम कर दिया उन्हें, तो बात वहां खत्म हो जाएगी। देखिए बिल्कुल बात वहां खत्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि तालिबान जितने मुनज़्ज़म हैं, जितने वो अपनी क़यादत की बात मानते हैं, शायद ही दुनिया की कोई और मलेशिया इस तरह से कर पाती हो। तालिबान ने जिस तरह मुल्ला बरादर इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक ऐलान किया है, देखें सारी बातचीत का मेरा ये मानना है कि उसका जो असल सोल्यूशन निकलता है वो पॉलिटिकल सूरत हाल में निकलता है और बातचीत से ही निकलता है। जब तक आप बातचीत का आगाज नहीं करते हैं तब तक जो दहशतगर्द या फिर
दहशतगर्दी की हामी कुव्वतें जो होती हैं या जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले दिमाग होते हैं, उनको मौका मिलता रहता है। तालिबान दहशतगर्द है कि नहीं ज़मीर अली? देखिए तालिबान इससे पहले वहां पे जो बातचीत करते रहे थे या जो जिद्दोजहद करते रहे थे, वो उन लोगों के खिलाफ करते रहे थे जो कि वहां पर मुसल्लत थे, जैसे कि अमेरिका और दीगर कुव्वतें। अब हर कौम की इतनी तो उसका हक बनता है कि अपने मुल्क में तालिबान में आतंकवादी संगठनों अलकायदा की घुसपैठ है कि नहीं? देखिए, इससे पहले जो तालिबान की सूरत हाल थी वो पूरे की पूरी दहशतगर्दाना नेटवर्क की सूरत में मौजूद थी, लेकिन जब वहां अमेरिका आया और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज किया तो उसके बाद सूरत हाल बदल गई है। मौजूदा सूरत हाल आप कह रहे हैं बदल गई है। जनरल दयाल, आप इत्तेफाक रखेंगे जो ज़मीर अली कह रहे हैं, या दरअसल ये तालिबान कोई व्यवस्थित संगठन है क्या? देखिए, एक बात तो इनकी आपको माननी पड़ेगी कि तालिबान के अंदर जो आज का तालिबान है उसमें एक तरह से कुछ डिसिप्लिन है इस तरह का। ये बात तो उनके टॉप डाउन बिल्कुल फ्लो करती है। लेकिन दूसरी बात जो ये गलत, मैं जो इनके साथ सहमत नहीं हूं, ये कंप्लीट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमने जितनी भी स्टैटिस्टिक्स 1999, 2000, 98 वगैरह में कलेक्ट की थी, तो कंप्लीट तालिबान लीडरशिप जो है वो ISI, पाकिस्तान मिलिट्री, वो स्पॉन्सर्ड है कंप्लीटली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान एक मुखड़ा जरूर बदल के दिखाएगा, लेकिन इंटरनली तालिबान स्कोर सेटल करेगा। जितने भी प्रो अमेरिकन या प्रो इंडिया या प्रो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, आप ईरान देख लीजिए ना साहब। ईरान, अगर भारत ईरान के साथ डील कर रहा है, ईरान भी तो एक हार्डलाइनर गवर्नमेंट है। इसी तरह से ये एक हार्डलाइनर प्योर सुन्नी मिलिशिया कंप्लीटली वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा। कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है वहां कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट होएगी। इट विल बी टोटली, मतलब कंप्लीट जो है तालिबान का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस तरह से दिखेगा कि दुनिया को कुछ दिखाएंगे लेकिन इंटरनली करेंगे, स्लोली अपनी आइडियोलॉजी। आतंकवाद और बढ़ेगा, आतंकवाद का खतरा और बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं अब वहां पे अलकायदा और इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ये स्लोली ताजिक, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जिनसे बॉर्डर्स हैं, जहां भी वीकलिंग्स हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा रविंद्र सचदेव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी होगी, अध्यक्षता भारत ही कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि तालिबान को लेकर, इस कब्जे को लेकर, अब इस सरकार को लेकर मैं कहूं, चीन हो, रूस हो, ईरान हो, ये सब लोग इसको मान्यता देते दिखेंगे? पिछली दफा सिर्फ पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब ने मान्यता दी थी। नहीं, अब की बार ज्यादा लोग मान्यता देंगे। आप देखिए, हार्डली 10 या 15 दिन पहले यही मुल्ला बरदार चाइना गए थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे, और जो चाइनीज ऑफिशियल पिक्चर आई थी ट्विटर पे, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और मुल्ला बरदार अकेले खड़े हुए। अगर वो पिक्चर है, दैट मींस चाइना तो इनको रिकॉग्निशन दे ही देता वर्चुअली, राइट? और शायद देना भी चाहिए दुनिया को, प्रोबेबली उस पर भी डिबेट, ज्यूरी आउट रहेगी। क्योंकि देखिए, तालिबान को अगर जैसे अभी कहा जा रहा है स्कोप, चांस है कि ये थोड़े रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन बने ये देश, परंतु जैसे जनरल दयाल एब्सोल्युटली कह रहे हैं, ये कहेंगे कुछ अंदर से अपने पूरे मामले ये बराबर करेंगे जो इन्हें करना। तो ये तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा सबसे बड़ी खबर है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में। अब ये तालिबान जिसके DNA में आतंकवाद है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्या ये बदल गया है, बदला बदला दिखाई देने की कोशिश कर रहा है, और सामरिक जो इसके मायने हैं भारत के लिए वो बहुत ही अहम हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला नए सिरे से शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।